बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। रोहिंग्या मसले पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। म्यांमार ने यूएन ओहदेदारों को राखीन का दौरा करने से रोक दिया। रोहिंग्यों के बांग्लादेश पहुंचने का सिलसिला जारी। यूएन ओहदेदार रेफ्यूजी औरतों की बिपता सुनकर सकते में कई का रेप किया गया। बरतानिया ने कहा राखीन के हालात नाकाबिल कबूल हैं। एमनेस्टी ने म्यांमार पर पाबंदियां लगाने का किया मुतालबा। इस्राएली फौज ने जख्मी फलस्तीनी को बेरहमी से कत्ल करने वाले फौजी की सजा कम कर दी। नेतन्याहू ने कहा यहूदी बस्तियों को कभी खाली नहीं करेंगे। कुर्द रेफरेंडम के बाद ईरान और इराक के आर्मी चीफ्स की मुलाकात। हैदर अल-अब्बादी ने कहा तुर्की सिर्फ बगदाद से तेल खरीदेगा। औरतों को ड्राइविंग की इजाजत। सऊदी अरब की इमेज बदलने की कोशिश। ओहदेदारों ने खातून कारकुनों को क्रेडिट लेने के खिलाफ किया खबरदार। सोशल मीडिया हेट स्पीच का प्लेटफॉर्म बन गया। फेसबुक और ट्विटर को यूरोपीय यूनियन का अल्टीमेटम। शत्रुघ्न सिन्हा यशवंत सिन्हा की ताईद में आ गए। कहा मोदी के ही कौल पर अमल किया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। म्यांमार की हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदारों को राखीन रियासत का दौरा करने से रोक दिया। पहली मर्तबा यूएन ओहदेदार 25 अगस्त को गड़बड़ शुरू होने के बाद राखीन का दौरा करने वाले थे। यूनाइटेड नेशंस के इमदादी ओहदेदारों को उस वक्त जबरदस्ती राखीन छोड़ देना पड़ा जब फौज ने रोहिंग्यों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान ने म्यांमार के दारुल यांगून में बताया कि यूएन ओहदेदारों को दौरे की इजाजत वापस लेने के लिए कोई वजह नहीं बताई गई। यूनाइटेड नेशंस म्यांमार की हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि उसके तहकीकाती ओहदेदारों को हालात का जायजा लेने के लिए राखीन और दूसरे मकामात के दौरे की इजाजत दी जाए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग हुई जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार हुकूमत के क्रैकडाउन और बौद्ध इंतहा पसंदों के तशद्दुद के बारे में गौर किया गया। इस मौके पर कई मुल्कों ने म्यांमार की हुकूमत पर ज्यादतियों को रोकने के लिए दबाव डालने और पाबंदियां लगाने की तजवीज पेश की। इससे पहले इस मसले पर सिक्योरिटी काउंसिल की 2 और मीटिंग्स हाल ही में हो चुकी हैं, लेकिन इन मीटिंग्स का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म ज्यादतियों और उन्हें बेघर करने का सिलसिला जारी है। म्यांमार की राखीन रियासत में रोहिंग्या मुसलमानों पर मुनज़्ज़म हमले हो रहे हैं, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। इन कार्रवाइयों में फौज और पुलिस के साथ साथ बौद्ध इंतहा पसंद भी हिस्सा ले रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमान दुनिया की सबसे दबी कुचली अक़लियत है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सिक्योरिटी काउंसिल को रोहिंग्या बहरान के बारे में ब्रीफिंग दी और म्यांमार में इंसानी तबाही के बारे में फिक्रमंदी का इजहार किया। बरतानिया ने म्यांमार को खबरदार किया है कि रोहिंग्या बहरान एक ऐसा सानिहा है जिसे कबूल नहीं किया जा सकता और आंग सांग सूची हुकूमत को फौरी तशद्दुद खत्म करना चाहिए और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद के रास्तों में रुकावटें खत्म करनी चाहिए। बरतानिया के एशिया से मुताल्लिक वजीर मार्कफ्रेड ने कहा कि हमने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान राखीन में जो कुछ देखा है वो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। उन्होंने म्यांमार के दौरे के बाद ये बयान दिया। इस दौरे के दौरान उन्होंने म्यांमार के लीडर आंग सांग सूची से मुलाकात भी की। बरतानिया के वजीर ने कहा कि हमें तशद्दुद फौरी खत्म करना चाहिए और जो लोग चले गए हैं उन्हें फौरी वापस बुलाने के इंतजामात करने चाहिए और माहौल बनाना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बार फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा है कि वो म्यांमार को बेरहमाना क्रैकडाउन से रोके। एमनेस्टी ने मशवरा दिया कि म्यांमार पर हथियारों की पाबंदियां लगाई जाएं। लंदन से काम करने वाली इंसानी हुकूक की तंजीम ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग हुई है जिसमें रोहिंग्या मसले पर गौर किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की डायरेक्टर तिराना हसन ने कहा कि म्यांमार की फौज जबरदस्ती लोगों को बेघर कर रही है, उनका कत्लेआम कर रही है। म्यांमार की फौज इंसानियत के खिलाफ जराइम कर रही है और वो
नस्लकुशी कर रही है। सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग के दौरान रुकन मुल्कों को कहना चाहिए कि वो लकीर के किस तरफ रहना चाहते हैं, उस बात का फैसला कर लें। उन्हें इन भयानक वाकयात को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। उनके पास म्यांमार पर दबाव डालने के इख्तियारात हैं, ऐसा एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओहदेदार ने कहा। म्यांमार की हुकूमत, फौज और बुद्ध इंतहा पसंदों के जुल्म सितम से तंग आकर रोहिंग्या मुसलमानों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। मालूम हो कि चारशंबे को सैकड़ों रोहिंग्या मुसलमान रात के अंधेरे में कश्तियों के जरिए बांग्लादेश पहुंचे। अब तक 25 अगस्त के बाद से 4,80,000 रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार की राखीन रियासत से फरार होकर बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। तुर्की के नायब वजीर आजम ने बांग्लादेश में पनाह लेने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के रेफ्यूजी कैंप्स का दौरा किया। उन्होंने इन रेफ्यूजीज के लिए 1 लाख आरजी ठिकाने बनाने का ऐलान किया। यूनाइटेड नेशंस की माइग्रेशन एजेंसी के चीफ ने कहा कि उन्हें बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में पहुंचने वाली रोहिंग्या औरतों की दास्तानें सुनकर हैरत हुई है और वो सकते में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि इन औरतों और लड़कियों पर जिनसी हमले किए गए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के डायरेक्टर जनरल विलियम लॉसेट ने यह बात कही। एजेंसी ने बताया कि उसके डॉक्टर्स ने 20 ऐसी औरतों का इलाज किया है जिन पर जिनसी हमले हुए हैं और ऐसी औरतों की तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है। एजेंसी के चीफ ने कहा कि न सिर्फ औरतों और लड़कियों बल्कि लड़कों और मर्दों के साथ भी बदतरीन सुलूक किया गया है। 2 रोहिंग्या बहनों ने अल जजीरा चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि म्यांमार के सिपाहियों ने उनका रेप किया। एक 25 साल लड़की ने, जिसका नाम मिनारा बताया गया, कहा कि फौज ने हमें टॉर्चर किया, उन्होंने हमारे माँ बाप का कत्ल कर दिया। ये लोग हमें एक जंगल में ले गए और हमें जमीन पर गिरा दिया। उनकी 22 साल बहन अजीजा ने बताया कि 2 लोगों ने उनका रेप किया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। दूसरे रेफ्यूजीज ने इन बहनों को बचाया और अपने साथ नदी पार कराई। बांग्लादेश के ओहदेदारों ने 3 रोहिंग्या मुसलमानों को ड्रग्स की स्मगलिंग पर गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग 8 लाख ऐसी गोलियां स्मगल कर रहे थे जिनसे नशा आता है। ओहदेदारों ने तस्दीक की कि ये एक तरह की नशावर गोलियां हैं जो बांग्लादेश के नौजवानों में आजकल काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। इसराइली फौज ने एक जख्मी फलस्तीनी को जानबूझकर बेदर्दी से गोली मारने के मुजरिम सिपाही की सजा कम कर दी है। फलस्तीनियों ने इसके बाद कहा कि ये ऐसा ही है कि इसराइलियों को किसी जवाबदेही के बगैर फलस्तीनियों को कत्ल करने का लाइसेंस दे दिया गया है। मार्च 2016 में इस इसराइली सिपाही एलोर अजारिया ने एक फलस्तीनी नौजवान अब्दुल फतेह युसरा अशरीफ को जानबूझकर गोली मारी थी। हालांकि वो पहले ही जख्मी होने के बाद जमीन पर पड़ा था। इस वाक़े का वीडियो भी सामने आया था जिसकी दुनिया भर में मजम्मत की गई। इंसानी हुकूक की एक तंजीम ने यह वीडियो जारी किया था। इस दौरान इसराइली सिपाही को जनवरी 2017 में एक फौजी अदालत ने कत्ल का मुजरिम करार दिया था और उसे कानून के मुताबिक 20 साल जेल की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन उसे सिर्फ 18 महीने जेल की सजा दी गई। अब फौज ने बताया कि हमदर्दी और रहम की दरखास्तों पर इस सिपाही के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए उसकी सजा में कमी की जा रही है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी हुकूमत मगरबी किनारे में कभी भी यहूदी बस्तियों को खाली नहीं करेगी। नेतन्याहू ने मगरबी किनारे और गोलान पहाड़ियों के इलाके में यहूदी बस्तियों की तामीर के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि इन बस्तियों को नहीं हटाया जाएगा। नेतन्याहू के इस बयान से फलस्तीनी काफी नाराज हैं। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान नबील अबू रुदैना ने कहा कि इसराइली वजीर आजम के ये रिमार्क्स नाकाबिल कबूल है। अबू रुदैना ने दुनिया से कहा कि वो इसराइल पर यहूदी बस्तियों की सरगर्मियों को रोकने के लिए दबाव डाले। यूनाइटेड नेशंस ने मंगल के दिन ही कहा था कि यहूदी बस्तियों की सरगर्मियों से 2 रियासती हल को हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। पिछले साल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर करते हुए फलस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों की तामीर पर इसराइल की मजम्मत की थी। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक दफ्तर ने धमकी दी है कि इसराइल के कब्जे वाले फलस्तीनी इलाकों में काम करने वाली 150 इसराइली और आलमी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसराइली अखबार हार्टीज ने यह बात बताई। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक इदारे के चीफ ज़ायद रात अल हुसैन ने 2 हफ्ते पहले इन कंपनियों की निशानदेही की थी। इसके जवाब में कई कंपनियों ने यूएन ओहदेदारों को यकीन दिलाया था कि वो इसराइली कब्जे वाले इलाकों में अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की तजदीद या रिन्यूअल नहीं करेंगे और न ही नए कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। अफगानिस्तान के कंधार सूबे में एक ट्रक से किए गए खुदकुश हमले में कम से कम 12 सिपाही हलाक हो गए। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, जिसमें मारूफ जिले के सरकारी और पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। कंधार पुलिस के तर्जुमान जिया दुर्रानी ने बताया कि इस हमले में 4 सिपाही जख्मी हुए। तर्जुमान ने कहा कि तालिबान हमला आवरों को नाकाम बना दिया गया है। यह जिला पाकिस्तान की सरहद पर है। उन्होंने कहा कि इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है।
अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने दिल्ली में वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की। अब्दुल्ला एक दिन पहले इंडिया के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। हिंदुस्तान काफी अरसे से अफगानिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले रहा है। दुनिया भर से वक्त ये छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। रोहिंग्या मसले पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। म्यांमार ने यूएन ओहदेदारों को राखीन का दौरा करने से रोक दिया। रोहिंग्यों के बांग्लादेश पहुंचने का सिलसिला जारी। यूएन ओहदेदार रेफ्यूजी औरतों की बिपता सुनकर सकते में कई का रेप किया गया। बरतानिया ने कहा राखीन के हालात नाकाबिल कबूल हैं। एमनेस्टी ने म्यांमार पर पाबंदियां लगाने का किया मुतालबा। इस्राएली फौज ने जख्मी फलस्तीनी को बेरहमी से कत्ल करने वाले फौजी की सजा कम कर दी। नेतन्याहू ने कहा यहूदी बस्तियों को कभी खाली नहीं करेंगे। कुर्द रेफरेंडम के बाद ईरान और इराक के आर्मी चीफ्स की मुलाकात। हैदर अल अब्बादी ने कहा तुर्की सिर्फ बगदाद से तेल खरीदेगा। औरतों को ड्राइविंग की इजाजत। सऊदी अरब की इमेज बदलने की कोशिश। ओहदेदारों ने खातून कारकुनों को क्रेडिट लेने के खिलाफ किया खबरदार। सोशल मीडिया हेट स्पीच का प्लेटफॉर्म बन गया। फेसबुक और ट्विटर को यूरोपीय यूनियन का अल्टीमेटम। शत्रुघ्न सिन्हा यशवंत सिन्हा की ताईद में आ गए। कहा मोदी के ही कौल पर अमल किया। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को ईरान और इराक के फौजी ओहदेदारों की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें कुर्दिस्तान में रेफरेंडम की बात की सूरत हाल पर गौर किया गया। ईरानी फौजों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर मखदूम बाकरी ने इराकी फौजों के मेजर जनरल उस्मान अल गनीमी से मुलाकात की। ओहदेदारों ने बताया कि इस मौके पर दहशतगर्दी, कुर्द रेफरेंडम और आपसी दिलचस्पी के दूसरे मामलात पर बातचीत की गई। ईरानी जनरल ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि इराकी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ अहम कामयाबियां हासिल की हैं और दहशतगर्दी को कुचल दिया है। इराकी जनरल ने मुश्किल वक्त में मदद देने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। कुर्दिस्तान में रेफरेंडम के बाद तुर्की ने कहा है कि वो सिर्फ इराक की मरकजी हुकूमत से तेल के एक्सपोर्ट्स के सिलसिले में डीलिंग्स करेगा। इराक के वजीर आजम हैदर अल अब्बादी के दफ्तर ने भी बताया कि वजीर आजम अब्बादी और तुर्की के प्राइम मिनिस्टर बिन अली यल्दिरिम के दरमियान बातचीत में इस बात से इत्तेफाक किया गया। बयान में कहा गया कि तुर्क वजीर आजम ने इराकी हुकूमत के फैसलों की तायीद की है। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर न्यूक्लियर डील को बदलने की कोशिश करेंगे तो इससे मसाइल का पिटारा खुल जाएगा। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से बातचीत करते हुए जवाद जरीफ ने कहा कि न्यूक्लियर डील पर दोबारा बातचीत नहीं हो सकती। अमेरिका के ज्यादातर लोग अब सोचने लगे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप सदर रहने के लिए फिट नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक 51% अमेरिकियों ने कहा कि ट्रंप को सदर देखते हुए उन्हें शर्मिंदगी होती है। एक यूनिवर्सिटी ने यह सर्वे किया। 59% लोगों का ख्याल है कि ट्रंप
एक ईमानदार आदमी नहीं है। 60% समझते हैं कि उनमें लीडरशिप की सलाहियतें नहीं है। 61% ने कहा कि वो ट्रंप की कदरों से इत्तेफाक नहीं रखते। ज्यादातर वोटर्स ने ट्रंप को मशवरा दिया कि वो हर मसले पर ट्वीट करना बंद करें। सर्वे में ये बात भी सामने आई कि अमरीकी ट्रंप के बारे में नस्ली बुनियादों पर बटे हुए हैं। ये सर्वे 21 से 26 सितंबर के दरमियान किया गया, जिसके दरमियान पूरे अमेरिका में 1412 लोगों की राय ली गई। जापान के वजीर आजम शिंजो एबे ने पार्लियामेंट तहलील या डिसॉल्व कर दी है। इसके साथ ही मुल्क में मिड टर्म इलेक्शंस का रास्ता साफ हो गया। वजीर आजम शिंजो एबे को उम्मीद है कि उनकी पार्टी इन इलेक्शंस में और ज्यादा बेहतर मुजाहरा करेगी और ज्यादा सीटें हासिल करेगी। उन्होंने ये फैसला एक ऐसे वक्त किया है जब नॉर्थ कोरिया के साथ तनाव के बीच उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो अपनी मकबूलियत में इजाफे का सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं। मिड टर्म इलेक्शंस 22 अक्टूबर को हो सकते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मुल्क की तस्वीर या इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों औरतों को ड्राइविंग की इजाजत देने के फैसले को भी इसी नजर से देखा जा रहा है। इसके अलावा प्रिंस मोहम्मद ने डिफेंस, इकोनॉमी, दाखिली सलामती, समाजी इस्लाहत और खारजा पॉलिसी के शोबों में भी कई तब्दीलियां की हैं। सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद की कई लोग मुखालिफत भी कर रहे हैं और ऐसी खबरें आई हैं कि प्रिंस मोहम्मद के कई मुखालिफिन को गिरफ्तार किया गया है। जब से शाह सलमान सऊदी अरब के बादशाह बने हैं, अमलन प्रिंस मोहम्मद ही हुकूमत के मामला चला रहे हैं। कुछ महीने पहले ही मोहम्मद बिन नाइफ की जगह उन्हें क्राउन प्रिंस मुकर्रर कर दिया गया। प्रिंस मोहम्मद ने सऊदी अरब की पॉलिसियों में जो अहम तब्दीलियां की हैं, उनमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी, यमन जंग, कतर के साथ ताल्लुकात खत्म करना और सऊदी अरब में इस्लाहात शामिल है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब के ओहदेदारों ने औरतों के हुकूक के लिए काम करने वालों को वार्निंग दी है कि वो औरतों को ड्राइविंग की इजाजत देने के हालिया फैसले के बारे में किसी भी तरह के तबसरे ना करें, चाहे वो तबसरे तनकीदी हों या तारीफी। सऊदी ओहदेदारों ने इन औरतों और कारकुनों को इस सिलसिले में बाकायदा वार्निंग दी है। औरतों के हुकूक के लिए काम करने वाली एक खातून ने बताया कि सऊदी ओहदेदार नहीं चाहते कि ड्राइविंग की इजाजत देने के फैसले का क्रेडिट कारकुनों को जाए। औरतों के हुकूक के लिए काम करने वाली मनाल अल शरीफ ने बताया कि ओहदेदार नहीं चाहते कि लोग ये समझें कि अवाम के दबाव से तब्दीली लाई जा सकती है। मनाल ने, जिन्हें ड्राइविंग पर पाबंदी के कानून को तोड़ने के लिए 2011 में गिरफ्तार किया गया था, कहा कि वो औरतों के लिए मुकम्मल बराबरी के सिवा कोई दूसरी चीज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मनाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। सऊदी अरब की खातून कारकुनों का कहना है कि मर्दों की किफालत का निजाम भी समाजी इंसाफ के रास्ते में ड्राइविंग पर पाबंदी से बड़ी रुकावट है और वो इसे भी खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ेंगी। यूरोपीय यूनियन ने फेसबुक, ट्विटर और दूसरी सोशल मीडिया कंपनीज को अल्टीमेटम दिया है कि वो हेट स्पीच के प्लेटफॉर्म्स खत्म करें या कानूनी कार्रवाई का सामना करें। यूरोपीय ओहदेदार सोशल मीडिया से नस्ल परस्ती और तशद्दुद पर मबनी पोस्ट हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। इन ओहदेदारों ने कहा कि उनके सब्र का पैमाना टूटता जा रहा है। फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने इस सिलसिले में यूरोपीय ओहदेदारों से वादे किए थे कि वो कार्रवाई करेंगे। मई 2016 में उन्होंने वादा किया था कि वो 24 घंटों के अंदर हेट स्पीच और गैर कानूनी मवाद को हटा देंगे, लेकिन यूरोपीय कमीशन के ओहदेदारों ने कहा कि अब भी इस सिलसिले में कार्रवाई नहीं की गई है। मोदी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर यशवंत सिन्हा की तनकीदों के बाद बीजेपी के एक अहम लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने साबिक वजीर फाइनेंस की तायीद की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यशवंत सिन्हा ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए दरअसल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ही फरमान पर अमल किया है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते बीजेपी की एक अहम मीटिंग में वजीर आजम मोदी ने कहा कि मुल्क को पहले अहमियत दी जानी चाहिए और उसके बाद पार्टी को अहमियत देनी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इसीलिए यशवंत सिन्हा ने वजीर फाइनेंस अरुण जेटली पर तनकीद की और कहा कि उन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। शत्रु ने ट्विटर पर लिखा कि हाल ही में हमारे वजीर आजम ने यह बात कही थी कि कौम पार्टी से बड़ी होती है, कौम पहले आती है। मेरा ख्याल है कि यशवंत सिन्हा ने जो कुछ लिखा है वो कौम और पार्टी के हक में लिखा है। यशवंत सिन्हा अपनी तनकीदों पर कायम है। उन्होंने मुल्क की डूबती हुई मईशत के बारे में तबसरा करते हुए बरतानिया के एक माहिर मौशियात जॉन कीन्स के इस जुमले को दोहराया कि हम सब मरने जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि हिंदुस्तान के मौशी निजाम में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि अब वो मौशी हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहराते, क्योंकि बीजेपी को हालात सुधारने के लिए काफी वक्त मिला है।
जम्मू कश्मीर के आजाद रुकन असम्बली शेख अब्दुल रशीद को एनआईए ने गैर मुल्की फंडिंग के केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। शेख अब्दुल रशीद आमतौर पर इंजीनियर रशीद के नाम से जाने जाते हैं। श्रीनगर में ओहदेदारों ने बताया कि उन्हें 3 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वो इस सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने वाले सबसे अहम मेन स्ट्रीम सियासतदां हैं। उनका नाम एक बिजनेसमैन जहूर बटाली से पूछताछ के दौरान सामने आया है। एनआईए कश्मीर में बदअमनी को हवा देने और गड़बड़ पैदा करने के लिए बैरूनी फंडिंग के इस्तेमाल के मामले की तहकीकात कर रही है। इस सिलसिले में कई अलहदगी पसंद लीडर्स और दूसरों से पूछताछ की जा चुकी है और कई हिरासत में हैं। तहलका मैगजीन के साबिक एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल के खिलाफ अपनी एक जूनियर साथी के रेप का बाकायदा इल्जाम लगाया गया है। ये वाकया 4 साल पहले पेश आया था। गोवा की एक अदालत ने चार्जशीट मुलतवी करने के लिए तेजपाल की दरखास्त मुस्तरद कर दी और उन्हें शख्सी हाजिरी से छूट देने की दरखास्त भी खारिज कर दी। तेजपाल ने इल्जाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि उनसे सियासी इंतकाम लिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रोहिंग्या मसले पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। म्यांमार ने यूएन ओहदेदारों को राखीन का दौरा करने से रोक दिया। रोहिंग्यों के बांग्लादेश पहुंचने का सिलसिला जारी। यूएन ओहदेदार रेफ्यूजी औरतों की बिपता सुनकर सकते में, कई का रेप किया गया। बरतानिया ने कहा राखीन के हालात नाकाबिल कबूल हैं। एमनेस्टी ने म्यांमार पर पाबंदियां लगाने का किया मुतालबा। इस्राएली फौज ने जख्मी फलस्तीनी को बेरहमी से कत्ल करने वाले फौजी की सजा कम कर दी। नेतन्याहू ने कहा यहूदी बस्तियों को कभी खाली नहीं करेंगे। कुर्द रेफरेंडम के बाद ईरान और इराक के आर्मी चीफ्स की मुलाकात। हैदर अल-अब्बादी ने कहा तुर्की सिर्फ बगदाद से तेल खरीदेगा। औरतों को ड्राइविंग की इजाजत। सऊदी अरब की इमेज बदलने की कोशिश। ओहदेदारों ने खातून कारकुनों को क्रेडिट लेने के खिलाफ किया खबरदार। सोशल मीडिया हेट स्पीच का प्लेटफॉर्म बन गया। फेसबुक और ट्विटर को यूरोपीय यूनियन का अल्टीमेटम। शत्रुघ्न सिन्हा यशवंत सिन्हा की ताईद में आ गए। कहा मोदी के ही कौल पर अमल किया। ये थी आज की खबरें। शेजुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।